नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्फ बिल पर पार्लियामेंट की मुहर के साथ देश में एक नए विवाद की शुरुआत हो चुकी है। देश के कई हिस्सों से जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें सामने आई। लोग काली पट्टी बांधकर इस विधेयक को काला कानून बताते नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने इस विरोध के बीच वक्फ संपत्तियों के ऑडिट का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1,24,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब 90% संपत्तियां विवादित हैं। वहीं राजस्व विभाग के आंकड़ों की बात करें तो अभिलेख में केवल 9,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं और बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के इस विवाद में तालाब, पोखरों की जमीन के साथ साथ लखनऊ की टीले वाली मस्जिद भी शामिल है। अब सवाल यह है कि अवैध संपत्तियां किसकी देन है और इन अवैध संपत्तियों का आगे क्या होगा। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो यूपी में बाबा के रहते कोई बवाल नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन इस बीच ये जो ऑडिट का फरमान मुख्यमंत्री ने जारी किया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। बताते चलें कि जुम्मे की नमाज के दिन देश के कोने कोने से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो माहौल पूरी तरीके से शांत नजर आया। जुम्मे की नमाज अदा की गई। हालांकि बयानबाजी का दौर जारी रहा। कई मौलवियों के कट्टर बयान सामने आए। इस कानून को लोग काला कानून बताते हुए नजर आए। कानून अभी लागू नहीं हुआ है। विधेयक, आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मुहर लगना अभी बाकी है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी बाकी है। लेकिन इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने संपत्तियों पर वक्फ की नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि सभी जिलों में ऑडिट कराए जाएं। वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर ऑडिट के आदेश जारी किए गए हैं। बताते चले आपको कि वक्फ की 1 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें 90% से ज्यादा संपत्तियां विवादित बताई जा रही हैं। 57,792 संपत्तियां सरकारी बताई जा रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्रनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वहीं कांग्रेस से अशरत रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी तो कानून बना भी नहीं है सर, लागू नहीं हुआ है कानून। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है। बुलडोजर एक्शन लग रहा है, तैयार है, बस कानून लागू होने की देरी है। क्या कहेंगे? बात तो स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड पर जो संसद में हुआ है वो बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया और उत्तर प्रदेश में या कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद ने कानून बनाया तो उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और जो ये निर्णय लिया गया है बहुत ही दूरदर्शी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के हित का निर्णय है। अभी तक जिस तरह वक्फ संपत्तियों पर लोगों का अवैध कब्जा, भू माफियाओं की दादागिरी, उस पर लगाम कसी और इसका सीधा सीधा फायदा जो दिख रहा है सड़कों पर जिस तरह संख्यक में समुदाय के लोगों ने जिस तरह आतिशबाजी की और इसकी प्रशंसा की, ठीक है, उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन एक दूसरा बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए एक दूसरा कई मुसलमान ऐसे हैं जो इस बिल का स्वागत भी कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए मुझे, आपने कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए मुझे कि लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, सभी को अधिकार है प्रदर्शन करने का, क्या उसको भी आप रोकेंगे?
ना ना क्या ना प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं है लोगों के नहीं, पास? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र की ये खूबियां, अगर आप असहमत है तो आप विरोध करिए, लेकिन उसका तरीका है चलिए, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके ठीक है, से आप ठीक है, विरोध आपके करिए पास ना। लौटेंगे, आपके और पास अभी मैंने लौटेंगे। अभी देखा, मैंने पूजा जी, अलीगढ़ में किसी पूजा का जी स्टेट आपसे में। जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी हो रही है, ऑडिट के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगी? जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और इसीलिए एक वक्फ बोर्ड का जो बिल आया हुआ था, इसका विरोध जो है हम कर रहे थे, क्योंकि सरकार जो है संपत्तियों को बेचना चाहती है। जिस तरीके से जो है 3000 एकड़ जमीन अयोध्या में आरक्षित की सेना के लिए और अपने मित्रों को सरकार ने बेच दी। और अभी जो है हालांकि बुलडोजर एक्शन की बात कर ली जाए तो बुलडोजर एक्शन पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जो 2021 में उन्होंने बुलडोज किए थे घर, उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे या फिर अपने जो है पैसे से उनको घर बना करके दे। ये सरकार जो है अपनी तानाशाही दिखाने के लिए संविधान के विरुद्ध जाकर के कार्य करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। उनको अपना दिखाना है कि हमारी राजशाही चलती है और हम आदेश का असर दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के? अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर दिख रहा होता तो आपको पता है कि अयोध्या में जो एक घर बुलडोज हुआ था, वो बुलडोज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप नोटिस दिए बिना बुलडोज नहीं कर सकते, अगर अवैध मकान है तो भी। इन्होंने तो वैध मकानें गिरा दी। तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को दरकिनार लगातार किया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको चार्ज किया हुआ है कि आप घर बना करके देंगे या फिर आप 10-10 लाख रुपए मुआवजा देंगे, तो भी उसको दरकिनार करते हुए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बुलडोज नहीं कर सकते, आपको कम से कम जो है नोटिस तो देना पड़ेगा, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी बुलडोज किए जा रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात का पूजा जी के। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है सरकार? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार का, कोई भी सरकार सबको मानना चाहिए। माननीय न्यायपालिका का सम्मान है और उसके निर्देशों का, आदेशों का अक्षरशः पालन सरकार कर भी रही है। आरोप लगाने से कोई बात सत्य प्रमाणित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पहलुओं पर निगाह रखे हुए है और हम सत्ता में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे रखना। अगर कोई चीज पास हुई है तो उसका विरोध, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं आपकी सरकार ने। आपके पास लौटेंगे फिर से। अरशद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद जी, आपकी पार्टी के सांसद तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी बात रखते हुए याचिका दायर कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, किसी भी मामले पर अगर असहमति बनती है तो संविधान और हमारे देश की न्यायपालिका की यही खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति उस फैसले को चुनौती दे सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के सांसद महोदय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाए हैं, इसी उम्मीद में कि जो असंवैधानिक बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है, उसको उसमें संशोधन किया जा रहा है या बिल पारित किया जा रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। अरशद जी, आपने कहा कि बिल असंवैधानिक है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप किस तथ्यों को लेकर ये बात कह रहे हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है 1976 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जिसने सबसे पहले वक्फ की संपत्तियों की जांच के लिए आदेश जारी किए थे। सच्चर कमेटी के ऑडिट की रिपोर्ट भी उसी सरकार में आई थी। क्या कहेंगे इस पे? आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बता दूं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या प्रवक्ता बैठे हैं उनकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भी और लेट सुषमा स्वराज जी भी, जिनकी हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, ये लोग भी इस बिल का समर्थन कर चुके हैं उसी लोकसभा के सदन में। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी इन श्रद्धेय नेताओं के विपरीत जाकर के कदम उठाना चाहती है या इनके समर्थन में कदम उठाना चाहती है? यही क्लियर नहीं है, यही क्लियरिफाई नहीं है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर कर ले। नहीं तो आप पहले मुझे ये स्पष्ट बताइए ना कि 1976 में जो जांच बिठाई गई थी वो किस लिए बिठाई गई थी? मैं आपसे ऐसा क्या मुद्दा था, ऐसा क्या दिखा कांग्रेस की सरकार को उस वक्त कि उन्होंने वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे? मैं 1976 की आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे 2025 की बात करना चाहता हूँ।
1947 से जब आप इस देश की जर्नी को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगी, ये वक्फ भी आखिर वक्फ का जो संपत्ति है क्या? वक्फ का मतलब होता है दान। जो लोग अपनी संपत्ति, जो लोग जिनकी आल औलाद या जो लोगों के पास कोई आने वाली नस्लें नहीं होती हैं, या कोई अपने मर्जी से अगर उस संपत्ति को वक्फ करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, वक्फ की संपत्तियों का मतलब दान होता है अरशद जी, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अरशद जी, वक्फ की संपत्तियों का मतलब होता है दान, लेकिन ये दान क्या सरकारी संपत्तियों का भी कर दिया जाता है? क्या सरकारी संपत्तियां भी दान में दे दी जाती हैं? इसका जवाब दीजिए। कौन होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े के मुताबिक 57,792 वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी संपत्तियां हैं। किसने दान में दी? मैं ये कह रहा कि उसका चेयरमैन कौन होता है? क्या ये सरकारी? पूजा जी कुछ कहना चाह रही है। जी पूजा जी बताइए। ये सरकारी लोग होते हैं या नहीं होते हैं? अदिति जी, मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी होगी, मैं फिर भी कह देना चाहती हूँ। जो अगर जांच की बात चल रही है ना, तो आप कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां किसने कर दी? जो जिला अधिकारी होता है जिले का, वक्फ की संपत्ति जब क्लेम की जाती है तो जिला अधिकारी जो है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। जब तक जिला अधिकारी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ये नहीं कहेगा कि ये संपत्ति वक्फ की है, तब तक वो वक्फ के पास नहीं जाती है। आप उठा करके देख लीजिए, संभल का मामला, जब संभल में कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, तो वहाँ के जिलाधिकारी ने बोला नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पा रहे हैं। पूजा जी सवाल भी तो यही है ना, सवाल भी तो यही है कि इतने सालों से ये 1,32,000 से ज्यादा जो वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है, उसमें से 90% जो अवैध बताई जा रही है, वो किसके द्वारा दी गई? ये अवैध संपत्ति का जो खेला चल रहा था, उसका सूत्रधार कौन था? सवाल तो यही है ना। अदिति जी अगर आपको जानकारी है अवैध है, तो मुझे लगता है कि आपको चले जाने चाहिए कोर्ट। आप ही को, ये तो सरकार जो है साजिशें रच रही है कि मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूँ पूजा जी, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूँ। मैं सरकार की बात कर रही हूँ। अब सरकार कह रही है कि जो है अवैध हो गई 90% संपत्ति। मतलब गजब बातें चली। 2013 में जब बिल आया था तो क्या भाजपा ने समर्थन नहीं किया था क्या? तब तो जो है लोकसभा में भी समर्थन किया था, राज्यसभा में भी समर्थन किया था। देवेंद्र जी जवाब दीजिए इसका। या तो तब नहीं सही था या तो अब नहीं सही है। और अभी भी जो है खड़े होकर के कोई संवैधानिक कोड, देवेंद्र जी क्या कहेंगे? बोला कि जो नहीं पूरी कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग से, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने फिर उल्लंघन किया जो है मार्च में जब आपने बुलडोजर चलाया। आप अपनी सिर्फ राजशाही दिखाना चाहते कि नहीं, हम डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप हम जारी रखेंगे। अभी आप ही कह रहे हैं कि 90%, कल आप 95% कहेंगे, कल आप 99% कहेंगे। आगे ना तो आप ही को है ना, किसी ने तो आपत्ति थी। देखिए पूजा जी की जो वक्तव्य है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये सत्ता की बौखलाहट है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से मुस्लिम समाज का भारी तबका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होता नजर आ रहा है, जो इनको अपने भविष्य। देवेंद्र जी अगर मुस्लिम समाज का भारी तबका खड़ा है तो वो लोग कौन है जो बंगाल, बिहार, गुजरात में प्रदर्शन करते नजर आए, काली पट्टी बांध के सड़क पे नजर आए? वो कौन है? वो कुछ लोग क्या देश से बिलोंग नहीं करते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो देश की जनता नहीं है, नागरिक नहीं है? आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? उनका भी पक्ष रखिए ना, आपकी सरकार है, सब समान होने चाहिए आपके लिए। जी पहले इनको उसको पढ़ना चाहिए। इस विधेयक में क्या पास हुआ उसका हित लाभ देखें। ये जिम्मेदारी सर सरकार की बनती है कि नहीं? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि देश के नागरिकों को कम से कम कॉन्फिडेंस में ले लें कि नहीं, हम जो बिल लेके आ रहे हैं वो आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है। कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हैं आप? नहीं, वो है। अभी हम ये जो आपका वक्फ बिल पास हुआ है, इसको हम जमीन पे ले जाएं। लोगों को क्लियर ही नहीं है कि आखिरकार है क्या इसमें। आप ये बताइए, जब संसद में बिल पेश हो रहा था, किरण रिजिजू जी ने साफ कहा था कि 2025 से पहले की संपत्तियों पे असर नहीं पड़ेगा, तो फिर अब ये एक्शन क्या है? इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं 2025 के पहले जो उन्होंने कहा उस गहराई में जाइए। आज जो स्थिति देश की है, वक्फ संपत्तियों के नाम पे किस तरीके से लूट मची है, ये हक मुसलमान के उन गरीब तबकों का मारा जा रहा है, जो इसके असली हकदार थे। आज सरकार ने इसको
गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम समाज के पक्ष में बहुत ही साहसिक निर्णय नहीं लिया ठीक है, मैं वो बात आपकी समझ रही हूँ, लेकिन इस बात का जो मैंने प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए आप सीधा सीधा कि किरण रिजिजू ने जब ये बात कह दी थी संसद में कि 2025 से पहले की वक्फ संपत्तियों पे असर नहीं पड़ेगा इसका, तो फिर अब ये ऑडिट और ये सब रिपोर्ट ये क्या है, ये कैसे किस लिए है? ऑडिट से ही बातें तो देखिए, अगर 25 के पहले की बात तो अगर आप सामने रखते तो उसकी जांच कौन करेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके तह में जाना पड़ेगा और इसकी जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। इनसे पूछिए बिना जांच पड़ताल के कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? कोई कर सकता है? असंवैधानिक रूप से कोई काम नहीं करना चाहते और हम करेंगे। हम संवैधानिक पहलू को हमेशा ध्यान में रख के काम करते हैं। ये बता दें वक्त संपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा। चलिए आप पूजा जी की बात का जवाब दे दीजिए, पूजा जी की बात का जवाब दे दीजिए कि कितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं वक्फ में, कितने चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप बता दीजिए। नहीं देखिए, उसमें जो मुख्य बिंदु है हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कम से कम 4 मेजर पॉइंट बता दे। मैं बता देती हूँ आपको, 110 जो है अमेंडमेंट किए गए हुए, आप 4 मेजर पॉइंट बता दीजिए। 110 कोर्स पे वर्क किए गए हैं। पूजा जी पूरी तैयारी के साथ आई है सर, जवाब दीजिए। नहीं पूजा जी बिल्कुल तैयारी से आते हैं, स्वागत है उनका, और हम चाहते हैं कि वो ही इसका मार्गदर्शन कर देना, वही बता देना, उनके मुख से ही पता चल जाए कि हमने क्या हित में क्या नहीं किया। हम तो बता रहे हैं मैं पूजा जी के पहल के मेरा सीधा सवाल सर ये है कि जनता को कौन कॉन्फिडेंस में लेगा? जो लोग जो पब्लिक सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है वो भी आप ही के देश के नागरिक हैं, कहीं और से तो आए नहीं हैं। उनको कौन कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं सरकार आपके साथ है? कौन कहेगा, कौन उन्हें बताएगा कि वक्फ उनके लिए बना है, उनकी भलाई के लिए बना है या इससे कुछ नुकसान होगा, कौन बताएगा? थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना इसके लिए। उसके प्रत्येक पहलुओं को पर ध्यान देना होगा और इसकी समीक्षा करनी होगी। ये जो राजनीतिक पहल से ये जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरे मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, आप क्या आप देखते हैं, आप जाइए केरला साइड, अनेक प्रांतों में ऐसा है कि बहुत जैन धर्म के लोगों के संपत्तियों को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके मूल में जाएं, इसको पढ़ें, अपना हित लाभ तो अन्य धर्मों के लिए भी प्रावधान बनेगा, कानून आएगा, बनेगा। देखिए ठीक। अर्षद जी क्या कहेंगे इस पर? देवेंद्र जी कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लिए विधेयक लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, जिसका भी संपत्ति, जिस भी धर्म की संपत्ति को अवैध कब्जा किया गया है उस पर कानून बनाएगी सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इससे पहले सीए लेकर आती है, सरकार इससे पहले एक किसान बिल लाती है और समझाने का प्रयास कर कि किसान ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। जो 3 काले कानून लाए गए, 700 किसानों की जान लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो सामने आते हैं और इस बिल को बड़े भारी मन से कह करके वापस लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चर्चाएं पहले क्यों नहीं, कोई बिल लाने से पहले चर्चा क्यों नहीं, उसमें जनता को और जिनसे बिल संबंधित है उन्हीं से चर्चा नहीं करती है सरकार, ऐसा भी क्या है? की जिम्मेदारी है। किसानों के लिए बिल था सर, तो किसानों से चर्चा करनी चाहिए थी। मुसलमानों के लिए बिल है तो मुसलमान स्कॉलर से, मौलवियों से बैठ के चर्चा कर सकते थे, उलेमाओं से चर्चा की जा सकती थी, क्यों नहीं की गई? जी मैं ये कह रहा हूँ करोड़ जनता किसी भी बिल को लाने से पहले उनको भरोसे और विश्वास में लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि यही 140 करोड़ की देश की जनता वोट डाल करके और अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और देश में एक नए नियम कानून और कायदे तय करने के लिए सरकार का गठन कराती है। तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन 140 करोड़ देश की आबादी के हक, हिस्सेदारी, उनके साथ न्याय, उनके अधिकार की बात भी सुनिश्चित करे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज न तो ये सरकार नौजवानों की है, न किसानों की है, न गरीबों की है, न पिछड़ों की है, न दलितों की है। ठीक है अर्षद जी, बड़ी बात आपने कही है कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से हल निकलेगा। लेकिन ये भी मुझे बताइए साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष क्या सच में भ्रम फैला रहा है? देखिए विपक्ष सत्य के साथ आगे बढ़ रहा है। विपक्ष हक और सच की बात बोल रहा है। अगर विपक्ष सच बोल रहा है तो विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला था? क्यों नहीं बोल रहा खुल के विपक्ष?
मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि माइनॉरिटी अफेयर्स की जो बैठकें हुई, उस बैठक में क्या इस बिल के बारे में कोई चर्चा हुई है? मैंने जो आपसे सवाल किया शायद आप समझ नहीं पाए अर्शद जी। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आखिर क्यों विपक्ष ये बात खुल के नहीं बोल पा रहा है, खुल के ये बात क्यों नहीं बोल पा रहा है कि भ्रष्टाचार फैला था वक्फ बोर्ड में? नहीं, सरकार का कदम सही है? नहीं, क्या आप भारत के 70% आबादी को उनके घर छीनना चाहते हैं आप लोग? किससे घर छीना जा रहा है ये बताइए? ठेकेदारों से उनका बिजनेस छीना है सरकार ने, इस बात का दुख है आपको? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ रेंट पे उठाई गई थी वक्त की संपत्तियां। गाँव में आज भी जो गाँव में निवास करने वाले लोग हैं वो आबादी वर्ग 6 की भूमि में है। कोई आबादी वर्ग 6 की भूमि में है, कोई बंजर में है, कोई नोइनपर्ती में है। क्या आप उस 70% आबादी को हटाना चाहते हैं? अच्छा देवेंद्र जी जवाब दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए इस बात का भी। का मतलब मैं एक लाइन में समझा दिया कि वो दान है जो लोग अपनी संपत्ति, सरकार की मंशा स्पष्ट है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा? जवाब दीजिए। उनका कुछ नहीं होना, बकायदा किसी को हटाया जा रहा है, और किसी से कुछ छीना जा रहा है। ये तो वो कह रहा है कि जो वक्त संपत्तियों के जो भूमाफियाज थे, जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का प्रयास है ये। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये बात आश्वस्त करना चाहता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आपके हित लाभ की रक्षा करना सरकार का काम है और प्रत्येक को आगे बौखलाएं। यानी देवेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं, जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए ना। देवेंद्र जी कहाँ होती है? चर्चा सदन में होती है। से बात करें, जो प्रतिनिधित्व करते हैं सदस्य लोकसभा की राज्यसभा के, वो चर्चा में भाग लेते हैं और चर्चा आपने देखी पूरे देश में देखकर चर्चा कमेटी की बैठक में जिस तरीके की बात करते हैं लोग, केवल अफवाह फैला के, भ्रम फैला के जनता में उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। आप आइए, सकारात्मक पक्ष लेकर आइए, फायदे नुकसान दोनों को देख के आइए। आप पहले पढ़िए, समझिए, फिर आप बात करिए। ये जो चीजें होती हैं वो पूरी तैयारी से होती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर ये बिल लाया गया तो निश्चित रूप से प्रत्येक बिंदुओं को कर लीजिए कि अल्पसंख्यक ध्यान में रखते हुए बनाया गया और जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था उतना बेहतर करने का प्रयास किया। अर्शद जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी, आप लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं पूरा सुन रहा हूँ, सम्मान करता हूँ आपकी बातों को। नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं देवेंद्र जी पहले मुझे ये क्लियर करिए, आपने अभी कहा कि किसी को भी उसकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि वक्फ की जमीनों पर तालाब थे, पोखरे थे, वहां आबादी बसी हुई है। क्या करेंगे आप उस आबादी का? नहीं, अब ये जांच का विषय है ना, हम जांच कराएंगे चीजों का। क्या जांच के बाद क्या होगा सर, ये मुझे बताइए, जांच के बाद क्या होगा? क्या बुलडोजर चलेगा आपका कि नहीं? बुलडोजर चलेगा या नहीं ये बताइए। देखिए, बुलडोजर जहां आवश्यकता होगी वहां चलेगा, पालिका के निर्देशों के अनुरूप, उसके विपरीत नहीं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट से पहले आदेश लेंगे, हाई कोर्ट से आदेश लेंगे कि हम बुलडोजर चला सकते हैं या नहीं, उसके बाद बुलडोजर चलाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हाँ, पूर्ण ढंग से बुलडोजर तो जो गलत होगा उसके साथ होगा ही, चलेगा। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन देखिए, न्यायपालिका ने यह कहीं नहीं छोड़ दी है कि बुलडोजर चल ही नहीं सकता। माननीय न्यायपालिका ने जो निर्देश दिया उसके गाइडलाइन के आधार पे हम चीजों को जांच करेंगे, परखेंगे, उनको मौका देंगे, अवसर देंगे, और उसके बाद अगर अन्यायपूर्ण है तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, पूजा जी किसी को भी छूट नहीं है क्या कहेंगी? हिंसा करने का, गलत काम करने का। योगी जी की सरकार जो हिंसा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल चलेगा। ठीक है। अभी बैठ करके मैंने यही देखी, तत्काल लोग कहते हैं कि जो विपक्ष है वो बात पैदा करना चाहता है, भ्रम फैला रहा है। तो हम कह रहे हैं सरकार हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठी हुई है? अगर कोई भी नागरिक देश का भ्रम फैला करके उन्माद पैदा कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप FIR करिए, या तो यहाँ पे बैठ करके झूठ मत बोलिए। आज तो यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए। विपक्ष का जो है काम है आपके गलत कृत्यों पे प्रश्न उठाना। हम गलत कृत्यों पे प्रश्न उठा रहे हैं, संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं। आप अपनी गैर संवैधानिक गतिविधियों को जारी रख रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप उतने ही सही होते तो फिर ये आपको बैठ बोल के विपक्ष उन्माद फैला रहा है, करिए ना कार्रवाई। आप जो बैठ करके जाएंगे चैनलों में, बाहर मीडिया में, मंचों पे कहेंगे विपक्ष उन्माद फैला रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप कार्रवाई नहीं होती है, आप सरकार में बैठे
पलटाने का प्रयास आपको सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्ष को गंदा दिखाने का प्रयत्न करना होता है, पर जनता जानती है। अभी आप कह रहे थे मुस्लिम के बड़े हित के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर मुस्लिम हित कब से जग गया भाई? आपको 543 सीटों में एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप चुनाव लड़ा सके भारत देश में, और आप कह रहे हैं आपको बड़ा हित है, उनके बारे में बड़ा सोचते हैं। आपको एक मंत्री नहीं मिला जो आप उनको मंत्री बना सके, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव दे सके। आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं उनका, और बड़ा आपको लग रहा है कि हम उनके लिए उत्थान का कार्य कर रहे हैं। अरे हटाइए, चले मुस्लिम में आप कह रहे हैं कि बोर्ड था, वक्फ बोर्ड था, हिंदू में कौन था? आपके अकॉर्डिंग तो नहीं था भाई। हमारी जानकारी में स्टेट के जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज काफी सारी हैं, हिंदूज में भी हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल की स्टैट्यूटरी बॉडीज है, वैसे काफी सारी हिंदूज की स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जहां पे कोई भी नॉन हिंदू नहीं पार्टिसिपेट करता है, कोई भी नॉन हिंदू वहां पे नहीं रहता है, और आप जो है इसमें नॉन मुस्लिम लेकर के आना चाहते हैं। हम तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, अगर हमारे जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज में आप नॉन हिंदू लेकर के आएंगे। और अभी आप कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिम को उत्थान करना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। भाई बताइए तो सही, वो क्या पढ़े? अभी आप कहते हैं कि नहीं इतनी संपत्ति सरकार की है, हालांकि जो है मैं जो है अग्री करूंगी अदिति जी से, उन्होंने बोला कि जो है सदन में रिजिजू जी ने बोला था कि नहीं 2025 से पहले और किसी भी चीज में कुछ भी नहीं होगा, पर ये दिखना भी चाहिए, वो दिखेगा तो जनता मानेगी। हालांकि जो है ये जो आपने कृत्य किया हुआ, आपने कृत्य इसीलिए किया हुआ था, जिस तरीके से आपने अमेंडमेंट किया हुआ, इस अमेंडमेंट के तहत जो है उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसकी 61% संपत्ति सरकार के अधीन आ जाएगी। जब 61% संपत्ति जो है जमीन सरकार के अधीन में आ जाएगी, तो फिर सरकार अपनी मन मर्जी करेगी। ठीक है, उनकी ठीक है पूजा जी, लेकिन पूजा जी आपने खुद अभी कहा कि 110 संशोधन हुए हैं, विपक्ष को केवल एक ही क्यों नजर आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल है, इस वजह से नहीं। हमें इससे भी आपत्ति है कि जो है नहीं, सर्वाधिक आपत्ति की बात की जाए जो अभी तक मैंने सुना है विपक्ष के मुंह से, तो वो यही है कि बोर्ड में हिंदू मेंबर क्यों बैठा दिया गया है? क्या हिंदू मुस्लिम पे ही भारत की राजनीति और सियासत केवल हिंदू मुस्लिम पर ही केंद्रित होकर रहेगी? जवाब दीजिए। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, हाँ, जिन आर्टिकल्स की आप बात कर रही हैं पूजा जी, जिन आर्टिकल्स की आप बात कर रही हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार भले ही प्राप्त हैं, लेकिन लिमिटेशंस के साथ दिए गए हैं जी। उनमें लिमिटेशंस लगी हुई है। कोई धर्म अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री पूजा जी, आप ये बात नहीं बोल सकती। मनमानी की बात कहाँ चल रही? वही सेकुलर कंट्री में आर्टिकल 25 और 26 है, उसी संविधान में आर्टिकल 25 और 26 है, और वही संविधान कहता है कि आपको आजादी है जब तक आप दूसरे की आजादी में दखल ना करिए। जी बिल्कुल ठीक है। पूजा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आपको भी आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। जी अदिति जी, हमें आपत्ति है कि जब जो है आज आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है नॉन मुस्लिम आएंगे, कल को आप कहने लग जाएंगे कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड में नॉन हिंदू आएंगे, क्या होगा भाई? आप बताइए कि राम मंदिर की कमेटी बनी, वहां पे तो आप कहते हैं नहीं, तो देवेंद्र जी तो कह रहे हैं ना पूजा जी, देवेंद्र जी ने तो अभी ये स्वीकार किया है कि जहां जहां करप्शन फैलेगा वहां वहां ये ऐसा काम करेंगे। क्यों देवेंद्र जी, जवाब दीजिए इस बात का, लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में इतना बोर्ड में मुस्लिम आएगा या नहीं, ये बताइए। नहीं, इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति क्यों है? इसको भी तो बताए ना। ये हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की संपत्तियों में क्या ये जाति वर्ग देख के चिन्हित किया जाए कि कौन फंसा है, कौन निगरानी रखेगा, कौन बात करेगा, कौन विरोध करेगा? जो फंडामेंटल राइट्स है उनको बचा लिया, राइट टू ये वक्तव्य राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट। किसी को हटाने की बात तो यहाँ पे की ही नहीं जा रही है। देवेंद्र जी खुद मान रहे हैं इस बात को कि किसी को उसके घर से नहीं निकाला जाएगा, किसी को उसके शेल्टर से नहीं हटाया जाएगा, मुस्लिम समाज को तो नहीं हटाया जाएगा। क्या ये भ्रामक स्थिति विपक्ष फैला रहा है पूजा जी? नहीं, कोई भ्रामक स्थिति नहीं फैला रहा है। हमें आपने मुझे बताने नहीं दिया कि हमें किन चेंजेस से प्रॉब्लम है। बताइए। हमें इससे प्रॉब्लम है कि आप जो है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्वमेंट लाना चाहते हैं। 4 मेंबर्स आप कह रहे हैं,
आप आज इसमें कह रहे हैं, कल को आप जो है हिंदू धर्म के जो बोर्ड बने उनमें कहेंगे, सिख धर्म के बोर्ड बने उनमें कहेंगे। तो इस तरीके के जो आप आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन करेंगे, ये इससे हमें आपत्ति है। उसके बाद में अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूजा जी ये बताइए, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे जानकारी है, केदारनाथ ट्रस्ट में भी एक मुसलमान है जी, उस पर आपत्ति क्यों नहीं है फिर आपको? नहीं उस पर वहां भी आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। उस पे भी आपत्ति होगी। मैं बिल्कुल नहीं, आपत्ति तो नहीं हुई, आज तक आपत्ति नहीं हुई, अब क्यों आपत्ति है? और आपको पूरे 110 संशोधनों में से केवल ये एक हिंदू मुस्लिम यही एंगल क्यों मिल रहा है? ये जानकारी दीजिए मुझे। जब जेपीसी में गया था संशोधन तो ये बात क्यों नहीं की गई कि भाई हिंदुओं को हटा दीजिए? विपक्ष को ये मुद्दा रखना चाहिए था ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे रखिए ये मुद्दा। बिल्कुल रखा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट केवल बयानबाजी करके लोगों को उकसा कर क्या प्राप्त होगा? अगर आपको इतना ही पता चला कि बयानबाजी से लोगों को हम उकसा रहे, तो आप भी चले जाइए कोर्ट पे, ज्यादा बेहतर होगा। मैंने पहले ही बोला, ये इल्जाम लगाना बंद आप आज मुझे कोर्ट भेज के रहेंगी पूजा जी, लग रहा है। बिल्कुल, आप अगर इस तरीके का इल्जाम लगाएंगी, अच्छा, इल्जाम की उकसा रहे हैं, तो अच्छा, भाजपा इतना ज्यादा कर लेगी। संगीत सोम ने कहा कि हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते, हम लोग जाएंगे, ऐसा विध्वंस मचाएंगे। आपको वो उकसाना नहीं लगा? आपको नहीं लगा देश में क्या हो रहा है? मैं तो प्रश्न सबसे करूंगी ना पूजा जी, मैंने तो प्रश्न सबसे किया है, मैंने तो सबसे प्रश्न किया है ना। तो फैक्चुअल बातें अगर की जा रही हैं, अगर प्रश्न उठाया जा रहा है, मैंने तो आपके सामने फैक्ट ही रखा कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट में एक मुसलमान शामिल है, तो आप भड़क गई। आप राम मंदिर की बात कर लीजिए ना। अब आप राम मंदिर पे आ गई। बिल्कुल बात कर लीजिए। उस ट्रस्ट में आप कह रहे हैं कि आईएएस भी जो है नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, उसको हिंदू ही होना पड़ेगा। अच्छा, उसके जो 30 ठीक है, देवेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं इस बात का। देवेंद्र जी बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम क्यों नहीं है? डीएमसी क्या आपत्ति है मुसलमान होने पर? नहीं, ये आपत्ति पूजा जी की हो सकती है। पार्टी को चाहिए कि पूजा जी को अधिकृत करें कि अपने पक्ष को रखें संबंधित फोरम पे। जितनी बात लोग करते हैं, आपको न राष्ट्र की चिंता है, न समाज की चिंता है, आप केवल वो बात उठाते हैं। देखिए, पोस्टमार्टम करना किसी बात का बड़ा आसान, उसकी भूमिका, उसकी रचना संरचना करना कठिन काम है। ठीक है, आप ऐसा लगता है कि वहां पे मूर्ख लोग बैठे, जिन लोगों ने बिल पारित करा दिया बिंदुओं को रख के। सबसे योग्य, सबसे जानकार, सबसे सक्षम यही है। देवेंद्र जी, इस बात की बातों में ये सवाल का जवाब दीजिए जरा। योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों से रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अभी बरेली गए थे, ठीक है जी। वहां पे उन्होंने ये तो बोल दिया कि बाप दादाओं की संपत्ति भी हड़प ली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या एक बयान भी योगी आदित्यनाथ का ये सामने आया जहां वो मुसलमानों को ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, ये जो वक्फ अमेंडमेंट है वो आपके पक्ष में है? क्या उनको अपने समर्थन में लेने की एक भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही? देखिए, दिल पे हाथ रखकर इस बात का सही जवाब मुझे दीजिए। नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुझे पूरे बयान में उनके एक शब्द भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि जो मुसलमान इस वक्त डरे हुए हैं कि उनकी संपत्ति ले ली जाएगी, हड़प ली जाएगी। अगर विपक्ष कुछ एजेंडा बना भी रहा है तो ये सरकार का दायित्व है ना। देखिए, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, और ये विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया है, तो उसका समर्थन चाहे मुख मानिए चाहे स्पष्टता से मानिए, समर्थन करना ही करना है। अब योगी जी क्या कह रहे हैं, इसमें मील मेल निकालना से इनको क्या फायदा होने जा रहा है? ये देखिए, एक चीज आ जाए, बिल पास हो रहा, मुझे आप उसके हित में निर्णय लिए जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय अगर कोई आपत्ति करता है, कोई कहीं उसको दिक्कत हो रही है, उसको भी सरकार नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बरेली की रैली में योगी आदित्यनाथ वक्फ अमेंडमेंट में किए संशोधनों को लेकर मुसलमानों को बता सकते थे ना कि आपके हित के लिए किए गए हैं? नहीं, वहां पे केवल देखिए, ये बात जैसे उठाई जाती है, पत्रकार हैं, अन्य लोग हैं, समाज की बात कर, उसका जवाब दिया जाएगा। अब बेवजह जवाब किसी बात का कोई कैसे दे सकता है? पूजा जी की बात हुई है, उस पर वो बात सही फोरम पर उठाए, जवाब मिलेगा। अब योगी जी ने जवाब दिया नहीं दिया, ये बात तो योगी जी से पूछा जाना चाहिए ना। और इसमें जवाब की क्या आवश्यकता? अच्छा, थोड़ा प्रतीक्षा करें, पढ़ें, चीजों को समझें, और हमारे साथ हैं। मतलब आप सीधे तौर पर साथ हमारी इस बात के लिए कि हमने ठीक है, अर्शद जी क्या कहेंगे इस बात पर? तो इनको एक
सकारात्मक पहल के साथ। देवेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। अरशद जी क्या कहेंगे आप इस बात पर? देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जवाब देने की आवश्यकता नहीं है इस पर कि मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने रैलियों के दौरान क्यों नहीं की? उनको ये बताना जरूरी क्यों नहीं समझा कि वक्फ किस तरीके से उनके हित में है? जवाब दीजिए। इस उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ आबादी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक शपथ लिया था कि बिना द्वेष के न्यायपूर्ण कार्य करेंगे। तो इनसे केवल ये जान लीजिए देवेंद्र जी से कि क्या इस प्रदेश में जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो लोग हैं, इन सबके तो मुखिया हैं ना योगी आदित्यनाथ जी, इन सबके मुख्यमंत्री हैं, इन सबके कल्याण की योजनाएं उनकी जिम्मेदारी है, इन सबके न्याय हित की बात उनकी जिम्मेदारी है। तो हमें लगता है कि बयानबाजी में उनको सबको शामिल करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, इन सबके हित की बात करना चाहिए, क्योंकि वो केवल इस प्रदेश के ही नहीं और उनके बयान को पूरे देश और विश्व में भी देखा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात जो वक्फ की आपने बहस पर बुलाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ संशोधन बिल से क्या आप बेरोजगारी, महंगाई, ये सीए, किसानों का बिल और ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो क्या कहते हैं स्कॉलरशिप में कटौती, बजट में कटौती और एक भी अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से एक भी टिकट न देना, मंत्री न बनाना, ये दर्शाता है कि आपकी मंशा क्या है। ठीक है। के माध्यम से बता रहे हैं पूजा जी वक्त देखिए कम है, फाइनल कमेंट दीजिए अपना, क्या कहेंगे? देवेंद्र जी का कहना है कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जवाब देंगे इस बात का। जवाब दे भी नहीं पाएंगे। बताइए। तो अगले दिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। राजनीति लेकर के जा रही है भाजपा सरकार, ये बहुत, मैंने कई बार बोला है कि ये जो एक नफरती हर राजनीति करने का तरीका होता है, चाहे तो पॉजिटिविटी के साथ में कर लीजिए, एक नेगेटिविटी के साथ में कर लीजिए। भाजपा जो है एक राजनीति का जो अपना बना रखा हुआ पैनल की हम बेच क्रिएट करेंगे किसी एक रिलीजन और किसी एक धर्म के अगेंस्ट जा करके, ये बहुत गलत हो रहा है और ये देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। और भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खासकर ऐसी चीजों में इंडल्ज हो रखे हुए हैं और उनके इस इंडल्जमेंट के कारण जो है प्रशासनिक अमला भी अब जो है उनकी भाषा बोलने लगा है। ये बड़ा दुखद है कि हम प्रशासनिक अमलों के बयानबाजी पर जो है बहस करते हैं नेताओं के बजाय। मेरठ में कहा जाता है कि अगर आप छत पे जो है नमाज पढ़ेंगे तो भी जो है ये सही नहीं है, उनको छत पे भी नमाज पढ़ने से रोका जाता है। ये जो गंदी राजनीति चालू हो रही है, इसके आड़े जो सरकार करना चाहती, इसके अगेंस्ट, और हम इनके अगेंस्ट मुखर होकर के बोलेंगे। हमने सदन में भी इसीलिए बोला, हमें पता था संख्या बल है और संख्या बल से ये पास हो जाएगा बिल। नहीं देखिए पूजा जी जिस सदन की आप बात कर रही हैं वहाँ तो जो जिम्मेदार थे, जो आपके सांसद हैं अखिलेश यादव जी, जो मुखिया भी हैं आपके पार्टी के, वो तो अध्यक्ष पद को लेके बहस कर रहे थे, वक्त को लेके तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं खास। नहीं, आपने उनके वक्तव्य तो नहीं सुना। गोलमोल बयान देने से कुछ नहीं होगा ना। नहीं, उन्होंने वक्त पे आंकड़े पेश करने चाहिए थे पूजा जी, उस पर तो कोई बात नहीं की। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्फ को लेकर सियासत लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में जुमे के नमाज के दिन जगह जगह पर हाई अलर्ट था, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और ये सियासत अब कहां तक जाएगी, कहां पर इस मुद्दे का अंत होगा, कानून बनने से पहले वक्फ को लेकर बताते चले आपको कि योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया गया है ऑडिटिंग का। बहरहाल क्या होगा अब आगे देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।